कबीर को जमशेद के पास बैठे बैठे रात के 10 बज गए और वो अभी तक वहां से ना उठा। वॉशरूम के बहाने जाने लगा जब जमशेद साहब ने उसे अपने नीचे वाले रूम में ही भेजने का कहा, क्योंकि वो क्लाइंट से मीटिंग भी कर रहा था। उसे अब पछतावा हो रहा था कि काश वो वार्डरोब लॉक न करता, बेला खुद ही बाहर आ जाती। उसके दिल में अजीब वसवसे पैदा हो रहे थे, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया था। उसकी मजबूरी थी ये सोचकर वो दोबारा अपने काम में बिजी हो जाता। अचानक कबीर ने टाइम देखा तो पूरे 10 बज रहे थे और उसने जब बेला को बंद किया था उस वक्त तकरीबन शाम थी। अब जमशेद साहब भी थक गए थे। उन्होंने बाकी का काम कबीर को कल करने का कहा और कबीर को जाने का बोला। जैसे ही कबीर जाने के लिए मुड़ा तो जमशेद साहब ने उससे उस लड़की की तलाश का पूछा। कबीर, तुमने उस लड़की की तलाश इस सदी में ही करनी है, तब ही वो इस सदी में मिलेगी। तुम्हें कोई भी लड़की जिसकी गर्दन पर तिल है अगर मिले तो उसे मेरे हवाले करना, आगे मैं खुद निपटूंगा उस लड़की से। जमशेद साहब कबीर को कहते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। कबीर अब सोच में पड़ गया कि वो अगर डैड को बेला का बता दे और बेला ही वही लड़की निकले तो वो उसका क्या करेगा? क्या वो उसे डैड के हवाले कर दे? लेकिन उसके माँ बाप तो और थे। कबीर अपने बाप को बेला का बताने का सोचता है, लेकिन सिर्फ यही कि वो सिर्फ एक मेड है। निकाह का वो बताने का सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करना मतलब भैंस के सामने बीन बजाना था। इन्हीं सोचों में उसका ध्यान बेला की तरफ जाता है तो वो भागा भागा अपने रूम में जाने लगता है। जैसे ही कबीर अपने रूम में आता है तो जोर से दरवाजा बंद करता है और वार्डरोब का दरवाजा खोलता है। उसके दरवाजे खोलने के साथ ही बेला का बेजान वजूद उसके बाजुओं पे गिरता है, जिसने अंदर से ही कबीर की एक शर्ट से खुद को कवर करने की कोशिश की थी। बेला का जिस्म पसीने से शराबूर था, जिसकी वजह से कबीर की पहनी हुई शर्ट गीली हो गई थी। कबीर ने उसके नाक के पास अपना हाथ किया तो उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। ओह गॉड, शिट! कबीर उसे जल्दी से बेड पे ले आया। बेला, आंखें खोलो, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ यार, एक दफा आंखें खोलो। कबीर अब उसका चेहरा थपथपा कर कह रहा था, जो कि होश से बेगाना थी। उसका जिस्म अभी भी गर्म था। कबीर ने फौरन एसी तेज कर दिया और उसको अपने और करीब कर दिया। बेला प्लीज आंखें खोलो एक दफा, तुम जिंदा हो यार, आई एम रियली सॉरी, मैं मजबूर था यार, प्लीज। कबीर ने जब देखा कि उसका जिस्म नॉर्मल हो गया है तो उसे भी अपने कंफर्टर के अंदर कर लिया और अपने साथ लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसकी नजर उसके चेहरे का तवाफ करते हुए उसकी गर्दन पर गई, जहां कबीर के ताजा ताजा निशान अभी भी वाजे थे। कबीर ने दोबारा अपने लब उस पर रख लिए, लेकिन इस बार उसके अमल में शिद्दत नहीं बल्कि सुकून था, नजाकत थी। अचानक से उसकी नजर तिल पर चली गई। कबीर ने हल्का सा उसे छुआ। नहीं, मैं इसे डैड के हवाले कैसे कर सकता हूँ? ये तो इनोसेंसी है, ये डैड के पीछे क्यों पड़ेगी? अगर डैड को लगा कि वो यही है तो मैं उनसे कह दूंगा कि इसे मेरे हवाले करें, मैं खुद इससे निपट लूंगा। हाँ, ये ठीक है। डैड इसे भी कहें। नहीं कबीर, क्या सोच रहे हो? वो बच्चे तो बुरे काम करते थे, तब ही डैड उनके साथ ऐसा सलूक करते थे। वो तो चोरियां करते थे, लेकिन क्या पता। ओ डैम, ये मुझे क्या हो रहा है? ये तिल छुप नहीं सकता क्या? कबीर अपना सर पकड़ते हुए बेला के चेहरे को देखते हुए खुद से ही सोच रहा था। अचानक उसके जहन में ख्याल आता है जिससे ये तिल छुपाया जा सकता था। वो बेला को अपने करीब करके इस सुकून के साथ सो गया था कि अब जमशेद से बेला बच जाएगी, और अगर बेला ही वही लड़की है तो वो उसका जमशेद को बिल्कुल नहीं बताएगा और उसे कहेगा कि वो बेला के करतूत का बदला खुद ले रहा है। जमशेद का एक पुराना धंधा था, वो बच्चों को अगवा कराकर उनसे गैर कानूनी काम करवाता था। अगर कोई बच्चा काम करने से इनकार कर देता तो उन्हें ऐसी सजा दिलवाता था कि कोई जिंदा ही ना बचता था, चाहे लड़का होता या लड़की, सजा दोनों को ही देता। एक दफा कबीर गलती से इस जगह चला गया तो उसके बाप ने बताया कि ये वो बच्चे हैं जो चोरी डकैती करते हैं, उन्हें इन कामों की वजह से सजा मिलती है। और कबीर अब तक यही सोच रहा था कि उसका बाप इंसाफ पसंद इंसान है, इसलिए बेला के तिल का बताना गोया बेला को ऐसी सजा दिलवाना था, और अगर बेला वो लड़की ना निकलती तो कबीर को ही पछताना पड़ना था। जैसे ही उसे होश आया तो उसके ऊपर किसी चीज का बोझ था।
उसने जैसे ही आंख खोली तो कबीर का हाथ अपने ऊपर पाया। कबीर जो उसे हग करके सो रहा था, उसे फौरन उसका रात वाला कारनामा याद आया और एक झटके से उससे दूर हुई। उसके ऐसा करने से कबीर की आंख खुल गई। ओह थैंक गॉड, तुम्हें होश आया। कैसा फील कर रही हो? कबीर ने उसकी गाल पर अपना हाथ रखकर कहा। बेला ने एक झटके से उसका हाथ दूर धकेला और बेड से नीचे उतरी। बेला, ये कैसा तरीका है बिहेव करने का? मैं इतने आराम से पूछ रहा हूं, इसका नाजायज फायदा ना उठाओ। कबीर अब बेला का हाथ पकड़ते हुए कहता है। बेला फौरन उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और रूम का दरवाजा ओपन करने लगती है। बेला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं शायद। कबीर फौरन बेला का रुख अपनी जानिब मोड़ता है, लेकिन बेला उसे देखने से गुरेज कर रही होती है। बेला, कहा ना मजबूर था मैं, वरना क्यों करता ऐसा? कबीर अब उसके दोनों बाजुओं पर अपना हाथ रखते हुए कहता है। बेला अभी भी ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे कोई है ही नहीं उसके अलावा। वो दोबारा दरवाजा खोलती है। जब कबीर दरवाजा की कुंडी लगा देता है, बेला खोलने के लिए ऊपर होती है तो कबीर उसे खींच के बेड पर बिठाता है। तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा बाप मेरे रहमो करम पर है। कबीर बस इतना ही बोल पाता है। हाँ तो मार दो उसे, मुझे भी मार दो, खत्म कर दो। वैसे भी तो मर ही रही हूं ना मैं। एक ही बार मार दोगे तो शायद मुझे सुकून आ जाए। तुम ऐसा करो, मेरे बाप को मरवा दो ताकि मेरे जीने की वजह खत्म हो जाए और मैं खुद को खुद ही खत्म कर दूंगी। मेरी फिक्र ना करना तुम, मैं सिर्फ अपने बाप की वजह से तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ। कबीर खान ज़ादा, तुम हमेशा से मुझे दर्द देते आए हो। तुम मर्द हो तो तुम्हें इसका भी सबूत देना पड़ा अपनी मर्दानगी दिखाकर, और ऐसा करने से मैं तुम्हारे साथ सही रहूं? तुम ऐसा चाहते हो? बेला अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है। बेला, काम डाउन, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। कबीर अब अपने दांत पीस कर चेहरा मोड़ लेता है। नहीं कबीर, सामना करो मेरा, शौहर हो ना मेरे। दम है तो पूरी दुनिया को बताओ, मर्द हो तो सबके सामने अपनी बीवी को दर्जा दो। रात के अंधेरे में नहीं, सुबह के उजाले में मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाना। मान जाऊंगी तुम्हें अगर मर्द हो। बेला अब उसको कहकर अपना चेहरा मोड़ लेती है। बहुत जल्द कराऊंगा इंट्रोड्यूस तुम्हें। अगर तुमसे निकाह करने की जुर्रत कर सकता हूं तो तुम्हें सबके सामने लाने की हिम्मत थी, तब ही ऐसा कदम उठाया था। लेकिन सब चीजें वक्त के हिसाब से अच्छी लगती हैं। तुम्हें नहीं पता बेला, तुम्हारी वजह से मेरे कितने रिश्ते जाएंगे। मैं नहीं चाहता एक नए रिश्ते की आड़ में सब पुराने रिश्ते खोखले कर दूं। तुम्हें किसी भी किस्म की कमी हो तब बताओ मुझे। और रही बात जूली की, तो उससे शादी मेरे डैड का फैसला है, मैं उसको रद्द नहीं कर सकता। कबीर अब उसको समझाने वाले स्टाइल में कहता है। ठीक है फिर, आज के बाद अपनी लड़ाई को अपने बलबूते पे लड़ना, मेरे बाप को बीच में मत लाना कबीर। बेला अब उसको आंखें दिखाकर कहती है। और हाँ, मुझे अपने रूम में जाना है। बेला दरवाजे की जानिब बढ़कर कहती है। बेला, तुम्हारा यही रूम है शायद। कबीर उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहता है। नहीं, ये जूली और कबीर का है, मेरा वही रूम ठीक है। बेला डोर को देखकर कहती है। अच्छा, तो फिर मैं इस तरह का बेड इस रूम में शिफ्ट करवा देता हूं। अगर ऐसा है तो कबीर उसे और तपा कर कहता है। मुझे अभी अपने रूम में जाना है। बेला जब डोर खोलने लगती है तो कबीर डोर के सामने आ जाता है। उस पर उसे और गुस्सा आता है। देखो, तुम आज इधर सो सकती हो। डैड किसी काम से बाहर जाएंगे तो तुम चली जाना अपने रूम में। कबीर बेड पर लेटे हुए कहता है। लेकिन मैं यहाँ नहीं सो सकती, मेरा तुम्हारे साथ दम घुटता है। बेला ऊंची आवाज से उससे कहती है। मैं तुम्हें अपने साथ सोने का नहीं कह रहा, सोफे पर सोने की बात की है मैंने। कबीर अब उसको तंजिया नजर से कहकर उसकी गलतफहमी दूर करता है। बेला उसकी बात सुनकर शौक रह जाती है। लेकिन मैं इस पर पूरी नहीं आऊंगी, ये तो सिंगल सोफा है। उसकी बात सुनकर बेला हैरानी से कहती है। कबीर उसका भरपूर जायजा लेता है। ओहो, तो तुम्हारा दिल है कि मैं अपना बेड तुमसे शेयर करूं? कबीर अपने मुंह को गोल करके कहता है। नहीं, मेरा दिल है कि मैं अपने रूम में जाऊं इसलिए। बेला को उसके तपाने पर गुस्सा आता है। देखो, मैंने कहा ना कि तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम मुझे अपने डैड से क्यों छुपाना चाहते हो? उन्हें कह देना कि मैं मेड हूं। बेला उसके मना करने पर तप जाती है। हाँ डैड, ये मेरी मेड है जिसे मेरे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। कबीर अपने हाथ से उसके सर ता पांव इशारा करके कहता है, क्योंकि इसने कबीर की ही शर्ट पहनी हुई थी।
इस बात को सुनकर वो अपना आप उस शर्ट में छुपाने की कोशिश करती है। और हाँ, इस होलिये में डैड भी तुम्हें घर से निकाल देंगे, बिल्कुल तुम्हारे चाचू की तरह। फिर मुझे ना कहना। कबीर उसे दोबारा टॉन्ट करता है। लेकिन मैं इस तरह कैसे? बेला अब भी तजब्जुब का शिकार होती है और इस सोफा को देखकर बोलती है, जो कि बहुत छोटा सा था। पिछली बार भी बहुत मुश्किल से सोई थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप सोफा में जाकर बैठ गई। और कबीर बेड पर टेक लगाए उसकी हरकत का जायजा ले रहा था, क्योंकि कबीर की शर्ट जो बेला ने जेबे तन की हुई थी वो सिर्फ घुटनों तक बमुश्किल आ रही थी और कोई कंफर्टर नहीं था जिससे वो खुद को कवर करती। और तो और कबीर की नजरें उसको और भी कंफ्यूज कर रही थीं। कबीर इस वक्त से उसे देखकर यही सोच रहा था कि उसके दिल को छुपाने के लिए उससे क्या कहे। फिर एक प्लान के तहत उठकर उसके पास जाता है। बेला, जिसने कबीर की नजरों से बचने के लिए करवट बदल ली थी, अचानक से अपने पैर में उसे किसी का गुदगुदी करने का एहसास हुआ। वो फौरन उठ के सीधी बैठ गई, क्योंकि कबीर उसके सर पे खड़ा था। कबीर ने पास आकर उसकी दोनों टांगों को उठाकर अपनी गोद में रखा और उसके साथ बामुश्किल बैठ गया। उसकी इस हरकत पर बेला शशदर रह गई। कबीर, अपना पूरा बेड छोड़कर इधर आ गए हो? अगर इधर नहीं सोना तो मैं इधर सो जाती हूँ। बेला अपनी टांगों को उसकी गोद से उठाने की कोशिश करके कहती है, जिस पर कबीर ने अपनी गिरफ्त सख्त की हुई थी। नहीं, ना मुझे नींद आ रही थी ना तुम्हें, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बातें हो जाएं। तुम अपने कबीर को जान लेना और कबीर तुम्हें जानेगा। मैं ठीक कह रहा हूं ना? कबीर अब उसकी टांगों पर अपनी उंगली टच करते हुए कहता है। उसकी वजह से बेला के जिस्म में करंट सा आने लगता है और वो फौरन हाँ में सर हिलाती है। ओके, तो तुम मुझे बताओ कि तुम ये अपना तिल क्यों छुपा छुपा कर फिरती हो? आई मीन के मफलर हमेशा तुम्हारे गले में होता है, इसका कोई राज? कबीर उसके शर्ट के पास हाथ ले जाकर उसके तिल को छूता है। वो पता नहीं, असल में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जो देख ले वो फिर देखता ही रहता है इसे। इसलिए बेला अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोलती है। ओह, मतलब तुम इसे अपने जिस्म से मिटाना तो नहीं चाहती? कबीर अब उसके तिल पर दबाव डालते हुए कहता है, जी हाँ, मैं इसे इसलिए छुपाती हूँ। बेला को उसके पूछने की वजह समझ में नहीं आ रही होती। अच्छा, तो ऐसा है कि तुम कल जूली के आने से पहले 12 बजे मेरे रूम में आना। मैं तुम्हें उसे दूर करने का तरीका बताऊंगा। इस तरह तुम्हें ये मफलर लेकर नहीं फिरना पड़ेगा और तुम आजाद महसूस करोगी। ओके? कबीर अब वही हाथ उसके चेहरे पर लाकर उसकी गाल थपथपाता है। जी ठीक है, अब मुझे सोना है। बेला इशारतन उसे उठने का कह रही होती है। ओके, सो जाओ। सुबह 9 बजे डैड चले जाएंगे तो तुम अपने रूम में चली जाना, और हाँ, पूरे 12 बजे आना अगर तुम इस दिल से आजादी चाहती हो। कबीर ये कहते साथ अपने बेड पर चला गया और कब नींद की वादी में गया उसे खबर नहीं। बेला की तो नींद ही उड़ गई थी। वो अभी भी यही सोच रही थी कि इस दिल से कबीर को क्या मसला है। कहीं इसे किसी की याद तो नहीं आती? क्या पता इसके माजी में कोई हो जिसका इस तरह का तिल। अच्छा है, मुझे भी इसे छुपा कर नहीं घूमना पड़ेगा और ना ही बेस लगानी पड़ेगी। यही सोच सोच कर वो सो गई। सुबह 9:30 बजे बेला की आंख खुली तो फौरन ही अपनी क्वार्टर वाले रूम में चली गई और अपने कपड़े चेंज किए। कबीर अभी भी सोया हुआ था। बेला ने अपना नाश्ता बनाया और कबीर का बनाने लगी। बेला, नाश्ता ले आओ। कबीर की आवाज पर वो फौरन उसका नाश्ता ले आई। तुम ऐसा करना, मेरा वेट करना, 12 तक मैं आ जाऊंगा, अभी किसी काम से जा रहा हूं। कबीर नाश्ता करके बेला को कहकर चला गया। तकरीबन 12:15 बजे जैसे ही वो आया तो बेला को अपने साथ रूम में आने का कहा। बेला ने उसके हाथ में एक बॉक्स देखा जिसकी कुछ समझ में ना आया। बेला कैसे ही रूम में गई, कबीर ने फौरन डोर लॉक कर दिया। ये देखो मैं क्या लाया हूं, उसकी मदद से तुम्हें इस दिल से निजात मिल सकती है जब तक तुम चाहो। कबीर इस बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। बेला की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है जिससे उसे इस दिल से छुटकारा मिल सकता है। कबीर अब आहिस्ता आहिस्ता बॉक्स को खोलने लगा। जैसे ही उसने बॉक्स को खोला तो अंदर एक आला था। उसने बाहर निकाला तो बेला उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि वो एक बहुत भारी मशीन लग रही थी। बेला ने आंखें फाड़ कर कबीर को देखा, जिसके चेहरे पर इत्मीनान सी मुस्कुराहट थी, यानी वो उसकी मदद से बेला का तिल छुपाएगा। बेला तो जैसे होश में नहीं थी।
जब उसे पता चला कि ये तो टैटू मशीन है। अब कबीर उस मशीन की पैकिंग खोल रहा था। कबीर, ये बेला से डर के मारे बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ बेला, इसकी मदद से तुम्हें इस दिल से छुट्टी मिलेगी और तुम मुझे बाद में शुक्रिया कर देना बेशक। चलो अभी आराम से ये काम करते हैं। कबीर ये कहकर स्विच लगाने लगता है।